हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और सी से डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और पॉलिटी की जो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जीके का जो पार्ट्स था उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें भारत की प्रस्तावना में हमने क्या क्या पढ़ लिया वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो उसमें आपने जो अब तक जो पढ़ा था उसमें प्रस्तावना को लेकर कुछ बात करी गई थी कि प्रस्तावना क्या है, तो परिचय पत्र आपने देख ही लिया। इसके अलावा प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, कौन से शब्द हैं, तो वो हमें याद करना था। शायद आपने होमवर्क किया होगा और उसको याद किया होगा। तो उसमें हमारी जो प्रस्तावना है उसको हम पहले जाने। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसमें से हमने जो टॉपिक किया था हम भारत के लोग को हमने समझ लिया था। हम भारत के लोग में वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये शब्द अपने आप में क्या कहता है, शुरुआत इसकी, और क्या कहता है कि भारत में जनता सर्वोपरि है और अंतिम शक्ति जो है वो किसके पास में है, जनता के पास में है। वी द पीपुल, हम भारत के लोग, इसका मतलब ये है सर्वोच्च शक्ति जो है, अंतिम शक्ति जो है, शक्ति का जो स्रोत है वो कौन है, जनता है। भारत में डेमोक्रेसी है। उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा जो शब्द पढ़ा था वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में हम ये कहेंगे कि यहाँ पर भारत पूर्णतः स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है और वह किसी विदेशी ताकत जो है वो उसे झुका नहीं सकती। आंतरिक मामलों में, बाहरी मामलों में उसके अंदर वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वो अपने आप में संप्रभु है। यानी ये कह सकते हो कि जैसे आपके अभिभावक जो है घर के निर्णय वो लेते हैं और दूसरा कोई व्यक्ति उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो भारत कंप्लीट रूप से एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। और उसके बाद हमने पढ़ लिया था समाजवादी जो शब्द आया था उसको हमने पढ़ा कि यहाँ आर्थिक समानता की बात करी गई है और आर्थिक समानता के लिए राज्य प्रयास करेगा, ये हमारी प्रस्तावना कहती है। और जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा पंथ निरपेक्ष में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और उसके बाद आज जो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है लोकतांत्रिक शब्द को पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी को आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा है। जनता के लिए शासन, डेमोक्रेसी। भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है। डेमोक्रेसी कैसी डेमोक्रेसी है कि भारत में अंतिम शक्ति जो है वो कौन है, जनता है। और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो डेमोक्रेसी कंट्री है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक क्या है, देश है, कंट्री है। दुनिया का सबसे बड़ा, यानी दुनिया में दूसरे नंबर हम आबादी में आते हैं। लेकिन आप कहें चाइना भी तो है, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। वहां साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत सरकारों का चुनाव होता है जो लंबे समय तक चलती है। इसलिए अगर दुनिया में लोकतांत्रिक देश की बात करें तो वो भारत है। डेमोक्रेसी स्टेट है, आप लोग कह सकते हैं हमारा सेकुलरिज्म स्टेट है। हम लोग पंथ निरपेक्ष की बात कर सकते हैं। लोकतांत्रिक देश है हमारा, संप्रभुत्व संपन्न है। ये सारी चीजें, भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, भारत एक गणराज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। तो यहाँ हमने बात करी लोकतांत्रिक, यानी भारत में प्रतिनिधि शासन और प्रतिनिधि शासन में कौन सर्वोपरि है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसके बाद में अगला शब्द हमारा आता है गणराज्य। भारत एक रिपब्लिक कंट्री भी है। गणराज्य मीन्स रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक में आप कह सकते हैं कि
भारत में जैसे शासन की व्यवस्थाओं में अगर बात करें आप लोग, तो कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जहां पर गणराज्य नहीं है, वहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, गणतंत्र व्यवस्था है। गणतंत्र, राजतंत्र और गणतंत्र को समझे आप लोग। प्राचीन काल से चला आ रहा राजा का शासन, जैसे ब्रिटेन इसका सुंदर उदाहरण है। वहां पर राजा या रानी क्या है, राजा और रानी क्या होता है, शासन का प्रमुख होता है, और वो क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं, वंशानुगत, पीढ़ी दर चलता है। ये है राजतंत्र, ये है राजतंत्र, ये है राजतंत्र। और जहां पर हम बात करें, गणतंत्र की बात करें, कि शासन का प्रमुख या देश का प्रमुख जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए तो वह गणतंत्र है। तो भारत गणतंत्र है। कैसे? क्योंकि भारत में राष्ट्र का प्रतीक कौन है, राष्ट्रपति। पूरा जो भी सिस्टम है उसका मालिक कौन है, राष्ट्रपति। सरकार का प्रमुख भी कह सकते हैं आप लोग, देश का प्रमुख भी कह सकते हैं। सर्वोच्च जो पद है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। और वो एक तरह से गणतंत्र की व्यवस्था से चुना जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुनाव होते हैं, जैसे भारत में प्रत्यक्ष रूप से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए भारत एक रिपब्लिकन क्या है, कंट्री है। वहीं ब्रिटेन की बात करें आप लोग, ब्रिटेन में वहां का जो सम्राट है वो वंशानुगत है। वो उसके बाद में उसका प्रिंसेज, उनकी पुत्री वगैरह उत्तराधिकारी बनते रहते हैं। तो भारत में लोकतंत्र के साथ लोकतांत्रिक गणराज्य है, वहीं ब्रिटेन में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र है। क्या आपको ध्यान रखना है? तो आप इनके जो शब्द, भारत कैसा है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र, संपन्न राष्ट्र है। भारत समाजवादी है, भारत पंथ निरपेक्ष है, भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, भारत गणराज्य है। तो इस तरह से आप ये जो कर्म है, कर्म को भी ध्यान में रखें। सबसे पहले आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जैसे इसकी प्रस्तावना को हम लेते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक शब्द आया। दूसरा शब्द आएगा समाजवादी, तीसरा शब्द आएगा पंथ निरपेक्ष, चौथा शब्द आएगा लोकतांत्रिक, और पांचवा शब्द आएगा गणराज्य। तो यहां कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत निम्न में से नहीं है, ये चार दे दिए इनमें से, और एक दूसरा और दे दिया। तो आपको पता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, सोशलिस्ट राष्ट्र है, सेकुलरिज्म है, यह डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। तो आप यूं कह सकते हो, इसको याद करने का तरीका SS डेमोक्रेटिक DR, SS DR, D से डेमोक्रेटिक, R से रिपब्लिक हो गया, सेकुलर, सोशलिज्म और सॉवरेनिटी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। SSSDR संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये जो शब्द हैं इनके अर्थ आपको आने चाहिए। भारत गणतंत्र क्यों है? क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र के तहत गणतंत्र है भारत का राष्ट्रपति। और भारत, अगला प्रश्न आप कर सकते हैं, भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को मनाते हैं। जैसे हम कहते हैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ये हम लोग लिखते हैं। तो भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये कुछ शब्द थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम आगे लेते हैं आगे की बात करें तो
भारत कैसा स्टेट है? सेकुलरिज्म स्टेट है। भारत कैसा देश है? रिपब्लिक वाला कंट्री है। भारत कैसा देश है? डेमोक्रेटिक। भारत कैसा देश है? समाजवादी, सोशलिस्ट। इसके बाद हमारी जो उद्देशिका है, इसका दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका है। किसकी देन है? नेहरू की देन है। उद्देशिका किसकी देन है? नेहरू की देन है। और इस उद्देशिका में जो बात करी गई वो बात ये करेगी कि कैसे आप लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान हमारे देश के लक्ष्यों को प्रकट करती है। तो ये भारत को पंथ निरपेक्ष बनाती है, ये भारत को लोकतांत्रिक तरीके से गणराज्य बनाती है। फिर आगे लिखा है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या करती है? वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करेगी। तो सामाजिक आर्थिक न्याय का मतलब यहां ये हो गया कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की जस्टिस, न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की न्याय, जस्टिस की बात करी गई है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है प्रस्तावना में। इसके अलावा आपका जो सामाजिक आर्थिक न्याय है उसकी बात को पूरा करने के लिए यहाँ हम सामाजिक और आर्थिक रूप से डीपीएसपी में बात कर सकते हैं। तो सामाजिक आर्थिक न्याय की व्यवस्था कहाँ मिलती है? भारत के संविधान में, तो प्रस्तावना में मिलती है। क्या है सामाजिक? यानी उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। तो 3 तरह की न्याय की बात करेगी। तो सबसे पहले समझे सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सामाजिक न्याय है। तो जब इस तरह का सिस्टम लागू हो जाएगा तो सब लोगों को समान रूप से न्याय मिल पाएगी। दूसरा शब्द आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब यह धन संपदा के आधार पर अमीरी गरीबी को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात करेगी राजनीतिक न्याय की। और राजनीतिक न्याय ये कहती है कि राजनीतिक कार्यों में भारत के प्रत्येक नागरिक को भाग लेने का समान अवसर प्रदान किया गया है। और जैसे वोट दे सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, सरकारी पद प्राप्त कर सकता है। ये राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। इन सबको इस तरह से सामाजिक न्याय की बात करी गई है, आर्थिक न्याय की बात करी गई है और राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। तो यहाँ हम बात करें तो हमारे अब तक के जो टॉपिक्स में आपने देखा कि भारत किस तरह का स्टेट है? डेमोक्रेटिक। भारत किस तरह का देश है? समाजवादी। भारत किस तरह का देश है? पंथ निरपेक्ष। फटाफट आप लोग लिखते जाएं। भारत किस तरह का देश है? डेमोक्रेटिक। भारत किस तरह का देश है? समाजवादी। भारत किस तरह का देश है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और किस तरह का सिस्टम है? गणराज्य, लोकतंत्र के साथ गणराज्य। कितने प्रकार की न्याय की बात करी गई है? 3 प्रकार की न्याय। कौन कौन सी? लिखें। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की। अब हम आगे चलते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हमारी प्रस्तावना क्या कहती है, ये हम अगली क्लास में देखते हैं। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।